हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जितेंद्र आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद के अंतर्गत ये हमारा चैप्टर है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन। इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम हिंद स्वराज से। तो बच्चों, हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो भारत में ब्रिटिश शासन के असहयोग पर जोर दिया गया है। तो इसमें जो है महात्मा गांधी ने ये कहा है कि यदि हम ब्रिटिशर्स का भारत में सहयोग न करें तो ब्रिटिशर्स हमारे देश को छोड़कर चले जाएंगे और हमें स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। तो टॉपिक आता है कि असहयोग आंदोलन में असहयोग ही क्यों? क्योंकि यह पुस्तक हमें बताती है कि असहयोग क्यों ज़रूरी था। क्योंकि भारत में यदि कोई ब्रिटिशर्स शासन कर रहे थे तो उसमें भारतीयों का ही योगदान था। क्योंकि मुट्ठी भर लोग आकर के भारत में शासन नहीं कर सकते बिना हमारी सहायता के। तो देखते हैं, महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्वराज में, जो उन्होंने 1909 ईस्वी में लिखा था, कि भारत में अंग्रेजी शासन इसीलिए स्थापित हो गई क्योंकि भारतीयों ने उसका साथ दिया और उसी सहयोग के कारण ब्रिटिश हुकूमत कर रहे हैं। तो स्वराज पुस्तक में महात्मा गांधी ने यही लिखा कि भारत में अंग्रेजी हुकूमत इसलिए स्थापित हुई क्योंकि भारतीय उनका समर्थन कर रहे हैं, भारतीय उनका सहयोग कर रहे हैं। यदि भारतीय सहयोग करना बंद कर दें तो अंग्रेजी राज 1 साल के अंदर चमरा जाएगा और अपने आप स्वराज आ जाएगा। गांधी जी का मानना था कि यदि भारतीय लोग असहयोग करने लगे तो अंग्रेज़ों के पास भारत को छोड़कर जाने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने इसका जिक्र अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में किया है। असहयोग के कारण, असहयोग आंदोलन के कारण क्या क्या हैं? तो पहला कारण है कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था सन 1914 से लेकर 1918 के बीच में, तो अंग्रेज़ों ने भारतीयों के लिए बहुत सारे वादे किए थे जो उन्होंने युद्ध के बाद उन्होंने उन वादों को पूरा नहीं किया। पहला कारण तो ये बनता है। दूसरा है, अगर हम प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय जनता का शोषण, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है और अंग्रेज़ जो है भारतीयों का शोषण करना शुरू कर देते हैं। उनका विभिन्न प्रकार से जो है एक्ट ला करके या बर्बरता करके या फिर गोलियों के द्वारा या बल के द्वारा जो है इनका दमन किया जाता है। अंग्रेजी शासन, अंग्रेज़ों द्वारा स्वराज प्राप्त करने से मुकर जाना। चूँकि अंग्रेज़ों ने भारतीयों से कहा था कि हम युद्ध के बाद आपको स्वशासन प्रदान करेंगे, परंतु उन्होंने ये नहीं किया, वो अपने वादे से मुकर जाते हैं। असहयोग आंदोलन का नेक्स्ट कारण है रोलेट एक्ट को पारित करना। जब अंग्रेज़ों ने देखा कि भारतीय नेता उग्र हो रहे हैं स्वराज को लेकर के, तो उन्होंने एक ऐसा एक्ट पारित किया जिसे हम बोलते हैं रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट के अंतर्गत किसी भी इंसान को शक के आधार पर बिना कारण बताए 2 साल के लिए कम से कम जेल होने का प्रावधान था। इसके तहत भारतीयों ने इसे काला कानून कहकर संबोधित किया और इसका जो है भारत में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। असहयोग आंदोलन होने का जो नेक्स्ट रीजन है जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग में इन सब गिरफ्तारियों को लेकर के एक आंदोलन, एक मेले में, वैसाखी का मेला लगा हुआ था, उसमें कुछ लोग सम्मेलन कर रहे थे, जिसके कारण से जनरल डायर वहाँ पहुँचता है और बहुत सारे निहत्थों के ऊपर गोलियाँ चलवा देता है, जिसे हम जलियांवाला बाग के नाम से जानते हैं। ये नरसंहार था। तो यह कारण भी बनता है असहयोग आंदोलन होने का। इन सभी टॉपिकों को मैंने पिछले वीडियो में कवर किया है, आप वहाँ से इसको डिटेल में देख सकते हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट में कि कलकत्ता अधिवेशन में जो 1920 में हुआ है, कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव बहुमत से पारित कर लिया जाता है। जब गांधी जी कांग्रेस के नेताओं को ये कहते हैं कि हमें असहयोग लाना चाहिए, तो बहुत सारे लोग जो है उस समय इनके जो है पक्ष में नहीं थे। तो कलकत्ता में एक अधिवेशन बुलाया जाता है सितंबर महीने में और सभी लोगों ने सहमति जताते हैं कि हाँ, असहयोग आंदोलन होना चाहिए। तो असहयोग आंदोलन के कुछ प्रस्ताव, यानी क्या क्या प्रस्ताव होते हैं कि असहयोग आंदोलन चलेगा तो क्या क्या हमें करना है। असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम। असहयोग आंदोलन का मुख्य लक्ष्य भारत की समस्त राजनैतिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक संस्थाओं का बहिष्कार कर सरकार का प्रत्येक क्षेत्र में असहयोग करना था। तो असहयोग आंदोलन इसे चलाया गया था कि सामाजिक तौर पर, राजनैतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर जो भारत के लोग अंग्रेज़ों का या सरकार का जो है सहयोग कर रहे हैं, उन सहयोग को न करना। सरकारी तंत्र को निष्क्रिय बनाने के उद्देश्य से असहयोग आंदोलन के लिए निम्न कार्य
कार्यक्रम किए गए थे। तो सरकारी तंत्र निष्क्रिय हो जाए, अंग्रेज़ों का शासन जो है यहाँ पर निष्क्रिय या निष्प्रभाव पड़ जाए, इसके लिए क्या क्या उपाय किए गए थे। तो पहला है कि अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदान की गई उपाधियों को वापस करना। तो पहला उन्होंने कहा कि जो अंग्रेजी सरकार ने हमें उपाधियाँ सौंपी हैं इनको हम वापस कर दें, जिसमें महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि वापस कर दी, टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया था। बहुत सारे लोगों ने अपने अपनी उपाधियाँ लौटा दिए। इसी असहयोग आंदोलन के लिए यदि अपनी दमनकारी नीतियों से बाज न आए तो संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन करना होगा। महात्मा गांधी ने ये कहा था कि यदि इन सभी कार्यक्रमों के माध्यम से यदि अंग्रेज अपनी आवाज़ नहीं आते हैं, कंट्रोल नहीं होते हैं, तो हम जो है पूर्ण रूप से संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन करेंगे, यानी कि कुछ भी नहीं करेंगे, हर एक चीज़ को हम बंद करेंगे। क्योंकि उन्होंने कहा था कि असहयोग आंदोलन को हम चरणबद्ध तरीके से संपन्न करेंगे। यदि अंग्रेज नहीं मानते हैं तो हम जो है पूरी तरह से अवज्ञा करना प्रारंभ कर देंगे। नेक्स्ट उनका सहयोग था कि सहमति बना था कि सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों और उपाधियों का त्याग। तो उपाधियों का त्याग के लिए हमने तो आपको बता दिया है। तो उन्होंने कहा गांधी जी ने कि असहयोग आंदोलन में जितने भी वेतनधारी हैं और जितने लोग अवैतनिक तौर पर काम कर रहे हैं, सभी लोग जो है अपने पदों का परित्याग कर दें। नेक्स्ट है कि सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार किया जाना चाहिए। तो इसके तहत जो है बहुत सारे बच्चे जो है स्कूल कॉलेज छोड़ देते हैं, प्रिंसिपल और जो टीचर हैं वो जो है इस्तीफा दे देते हैं। नेक्स्ट है सन 1919 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत होने वाले चुनाव का बहिष्कार, क्योंकि उसी साल जो है चुनाव होने वाले थे, परिषद का चुनाव था, तो इसका बहिष्कार करने का लोगों ने मन बनाया। नेक्स्ट है सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार। असहयोग आंदोलन के अंतर्गत जो है सरकारी न्यायालयों का भी बहिष्कार किया गया। लोगों के द्वारा विदेशी माल का बहिष्कार किया गया, विदेशी कपड़े की होलियाँ जलाई गई, लोगों ने विदेशी सामान खरीदने से मना कर दिया। नेक्स्ट है सरकारी और अर्ध सरकारी उत्सवों और समारोहों में उपस्थित न होना। क्योंकि असहयोग आंदोलन में संपूर्ण तरीके से जो है असहयोग करना था, तो जितने भी सरकारी और सरकारी उत्सव मनाए जा रहे थे, समारोह मनाए जा रहे थे, उसमें भारतीय लोगों को उपस्थित होने के लिए मना किया गया था। तो असहयोग आंदोलन संबंधित कांग्रेसी अधिवेशन कौन कौन से हुए थे? पहला अधिवेशन जो है सितंबर सन 1920 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। असहयोग आंदोलन के अंतर्गत है, तो सितंबर महीना 1920 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस के अन्य नेताओं द्वारा असहयोग लागू किया जाने के लिए प्रस्ताव लाया गया। सभी लोग मान गए कि हाँ, असहयोग आंदोलन चलना चाहिए। दिसंबर महीने में सन 1920 में नागपुर अधिवेशन होता है, जिस पे असहयोग आंदोलन चलाने पर स्वीकृति मिल जाती है, उस पर मोहर बन जाती है। यानी कि इस समझौते के लिए लोगों ने जो है सहमति प्रदान किया और उस पर मोहर लगा दी। और आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं कौन सी थी, कौन कौन लोग उनका जो है सहयोग कर रहे थे? तो पहला है असहयोग खिलाफत आंदोलन। असहयोग आंदोलन में ही खिलाफत आंदोलन भी जुड़ा हुआ था। यानी कहा जाए कि ये सभी जो है कांग्रेस अधिवेशन में जो असहयोग आंदोलन पारित हुआ था वह 1920 में हुआ था, परंतु यह पूर्णतः लागू किया गया सन 1921 में, जनवरी का महीना है 1931 में। तो असहयोग आंदोलन में खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों मिल करके इस आंदोलन को संपन्न किए। खिलाफत आंदोलन इसलिए कहा गया है क्योंकि तुर्की में ओटमन साम्राज्य का जो है पतन हो चुका था। खलीफा को जो है कुछ संधियां स्वीकार करने के लिए अंग्रेज मजबूर कर रहे थे, जिसके तहत भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। तो महात्मा गांधी ने हिंदू और मुसलमानों को एक साथ लाने के लिए असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किया था। तो यह आंदोलन जो है जनवरी 1921 से जो है स्टार्ट हो जाता है। विभिन्न सामाजिक समूहों ने आंदोलन में हिस्सा लिया, लेकिन प्रत्येक वर्ग की अपनी आकांक्षाएँ थी। तो इस असहयोग आंदोलन में जितने लोगों ने भी भाग लिया, सबकी अपनी अलग अलग जो है महत्वाकांक्षाएँ रही हैं, सबकी अपनी अपनी जो है सोच रही है। क्योंकि असहयोग आंदोलन के तहत लोगों ने अपने अपने तरीके से लोगों ने इसको समझा। स्वराज जो उन्होंने स्वराज की बात की गई थी, तो स्वराज को इन्होंने अपने अपने ढंग से किया। आगे देखेंगे कि क्या था इनका। सभी के लिए स्वराज का अर्थ जो है अलग अलग था, भिन्न था। प्रत्येक सामाजिक समूहों ने आंदोलन में भाग लेते हुए स्वराज का अर्थ एक ऐसे युग से लिया जिसमें उनके सभी कष्ट और सारी परेशानियां समाप्त हो गई। क्योंकि ऊपर बताया गया है कि सभी लोगों ने इस असहयोग आंदोलन का अपने अपने ढंग से जो है इन्होंने सोचा, और स्वराज के अर्थ में उन्होंने जो है अपने कष्टों के निराकरण के लिए
अलग अलग जो है इनका अर्थ लगाया और ये माना कि हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। तो देखते हैं कि असहयोग आंदोलन का प्रभाव कहाँ पर रहा। तो शहरों में आंदोलन की शुरुआत जो है शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ शुरू हुई। तो यह आंदोलन जो है शहरों में पहले स्टार्ट हुआ और भाग लेने वाले थे मध्यवर्गीय परिवार। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे दे दिए, वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा, अब मद्रास को यहाँ पर मना किया गया है, मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में परिषद चुनाव से बहिष्कार किया गया। अब बहिष्कार जो है आखिर अन्य क्षेत्रों में क्यों किया गया, इसका जो है कारण बनता है क्योंकि मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो समान रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं। इसलिए इस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। क्योंकि असहयोग आंदोलन में चुनाव होना जो है मना किया गया था, चुनाव में कोई भाग नहीं लेगा, परंतु मद्रास के उन लोगों ने इसका जो है विरोध नहीं किया जो गैर ब्राह्मण थे, जिनको जो है जिनकी पार्टी जस्टिस पार्टी थी और उन्हें जो है काउंसिल में प्रवेश नहीं दिया जाता था। तो उनका मानना था यदि हम असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लेंगे तो हमें भी काउंसिल में जगह मिल जाएगी। नेक्स्ट है कि आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज़्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराबों की दुकानों पर पिकेटिंग की गई, लोगों ने सरकारी जो है शराबों की दुकानों को जो है नाकेबंदी कर दिया, उसको बंद कर दिया और विदेशी कपड़ों की होलियां लोगों ने जलाया। ये आर्थिक मोर्चे पर जो है ब्रिटिशर्स को हानि पहुंचाने का प्रयास किया गया था। सन 1921 से 1922 के बीच में विदेशी कपड़ों का आयात लगभग आधा रह गया। उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया था। परंतु यह ज़्यादा दिनों तक नहीं रहा क्योंकि जो चक्की से बने हुए कपड़े होते थे वह खादी कपड़े सस्ते मिलते थे, जिसके कारण से गरीब लोग जो है खादी कपड़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते थे, जिसके कारण से यह आंदोलन ज़्यादा समय तक नहीं रहा। शहरों में आंदोलन जो है बहुत शीघ्र ही समाप्त हो गया था। जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़ों को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघा का उत्पादन जो है बढ़ने लगा। तो विदेशी कपड़ों के आयात को रोकने के कारण जो है भारत में जो घरेलू व्यापार हैं, जो घरेलू उद्योग हैं, उनको बढ़ावा मिलने लगा। देखते हैं कि असहयोग आंदोलन ग्रामीण इलाकों में कैसे रहा। तो ग्रामीण इलाकों में विद्रोह, शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चल रहे किसानों और आदिवासियों के संघर्ष ने इस आंदोलन में समा गए। देखिए, ग्रामीण इलाकों में जो आंदोलन चल रहे थे उसी आंदोलन में आदिवासियों के संघर्ष में समाहित हो गए। आदिवासियों का आंदोलन भी ग्रामीण आंदोलनों के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। अवध जो है आज का जो है लखनऊ क्षेत्र में आता है। तो बाबा रामचंद्र जी इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। अब फिजी जो है देखा जाए तो वह वेस्ट इंडीज से एक देश है, वेस्ट इंडीज में एक देश है जहाँ पर जो है गिरमिटिया मजदूर के तौर पर एक काम करते थे। गिरमिटिया मजदूर वो होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट खेती करते हैं या मजदूरी करते हैं। उनका आंदोलन तालुकादारों और ज़मींदारों के खिलाफ था। क्योंकि हम कह रहे हैं कि असहयोग आंदोलन जो है विभिन्न लोगों ने अलग अलग तरीके से लिया। तो यहाँ पर जो बाबा रामचंद्र जी हैं, इन्होंने जो है इस आंदोलन असहयोग आंदोलन का जो अर्थ जो है ज़मींदारों के खिलाफ लगा दिया, जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूलते थे। किसानों को बेकार करनी पड़ती थी क्योंकि वो देख रहे थे कि जो ज़मींदार हैं वह किसानों के ऊपर जो है इनकी कॉन्ट्रैक्ट खेती करवा रहे हैं, पट्टे पे खेती करवा रहे हैं और इनसे बेगारी करवा रहे हैं। यानी बेगारी वह उसे कहते हैं कि बिना पैसे के काम करना, बेगारी कहते हैं। तो पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे, उन्हें बार बार पट्टे की ज़मीन से हटा दिया जाता ताकि ज़मीन पर उनका कोई विशेषाधिकार स्थापित न हो सके। क्योंकि बाबा रामचंद्र ये देख रहे थे कि जो किसान होते थे उनके पट्टे पे खेती कराई जाती थी और उनके बार बार पट्टे बदले जाते थे, जिससे कि वह किसान उस ज़मीन को अपना न कह दे। किसानों की मांग थी कि लगान कम आए, बेकार खत्म हो जाए, दमनकारी ज़मींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए।
तो किसानों की असहयोग आंदोलन में यह मांग थी कि लगान कम आना चाहिए, बेगारी ख़त्म हो जानी चाहिए और जो दमनकारी ज़मींदार हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के ज़मींदार हैं, उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए, समाज से उनको बाहर कर देना चाहिए। बहुत सारे स्थानों पर ज़मींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से वंचित करने के लिए पंचायतों में नाई धोबी बंद का फैसला किया। इन्होंने कहा कि जो नाई धोबी हैं, जो कपड़े की साफ सफाई करते हैं, बाल जो है काटते हैं, इन सभी लोगों ने अपना जो फैसला किया कि हम जो है उन ज़मींदारों के लिए कुछ काम नहीं करेंगे। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया, गांव वालों से बातचीत की और उनकी व्यथा को समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र तथा कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर दिया गया। तो आता है क्वेश्चन कि अवध किसान सभा का गठन किसने किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ जो है बाबा रामचंद्र जी और कुछ अन्य लोग भी सम्मिलित थे। महीने भर में इस पूरे इलाके के गांवों का संगठन लगभग 300 से ज़्यादा जो है शाखाएं बना चुका था। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया। जब 1921 में असहयोग आंदोलन जनवरी के माह में स्टार्ट किया गया तो कांग्रेस ने अवध के किसानों को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिनसे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। अब यहाँ पर जो है कांग्रेस का नेतृत्व जो करने वाले अन्य नेता थे वो खुश इसलिए नहीं थे क्योंकि असहयोग आंदोलन में जो बड़े ज़मींदार थे, जो बड़े पैसे वाले किसान थे, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, परंतु जो मीडियम किसान थे, जो पट्टे पे खेती करते थे, उनका आंदोलन उन्हीं बड़े ज़मींदारों के खिलाफ था। इसलिए कांग्रेस में सहमति नहीं बन पा रही थी कि हम अवध के किसानों का इस संघर्ष में हिस्सा लिवाएं या न लिवाएं। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालिकादारों, व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाज़ारों में लूटपाट होने लगी, अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। देखिए यहाँ पर गांधी जी का दाव उल्टा पड़ जाता है क्योंकि उन्होंने सोचा था किसान हमारी सहायता करेंगे, अंग्रेज़ों का जो है ये सहयोग करने से मना करेंगे, परंतु यहाँ पर उल्टा हो गया कि जो किसान थे उन्होंने तालुकादारों और ज़मींदारों के मकानों पे जो है पत्थरबाजी करने लगे, उनके गोदामों को लूटने लगे। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और ज़मीन जो है गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाइयों और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। अब देखते हैं कि इसी ग्रामीण जो आंदोलन हो रहे थे इसमें आदिवासियों का क्या रोल रहा। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचारों को कुछ अलग ही मतलब निकाला। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश की गुडम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गोरिल्ला आंदोलन फैल गया। कांग्रेस के इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। चूँकि आदिवासी जो है जंगलों में निवास करते थे तो अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि जंगलों की बाउंड्री करवा दी थी और उस जंगल के अंदर चौपाइयों को ले जाकर चराना और फलों को तोड़ना, लकड़ी बीनना, इन सभी को मना कर दिया गया था। तो यहाँ पर अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है वहाँ पर आदिवासियों ने गोरला युद्ध छेड़ दिया था। अंग्रेज़ों को लोग मारने पीटने लगे थे। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेकार करने के लिए मजबूर किया तो लोगों ने बगावत कर दी। उनका नेतृत्व करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू थे। तो आदिवासियों के जो नेता बने, नेतृत्वकर्ता थे अल्लूरी सीताराम राजू। राजू जो है, जो अल्लूरी सीताराम राजू हैं, महात्मा गांधी की महानता की गुण गाते थे। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित हैं। उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने यह दावा किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि बल प्रयोग के जरिए आज़ाद हो सकता है। तो अल्लूरी सीताराम राजू ऐसे आदिवासी रहे हैं जिन्होंने ये कहा है कि हम कभी अहिंसा के बल पर जो है आज़ादी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि हिंसा करके ही आज़ादी हमें मिल सकती है। गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले करने शुरू कर दिए। ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की जाने लगी और स्वराज प्राप्ति के लिए गोरला युद्ध चलाते रहे। सन 1924 में राजू को फांसी दे दी जाती है और राजू अपने लोगों के बीच एक लोकनायक बन जाते हैं। तो अल्लूरी सीताराम राजू को जो है सन 1924 में अंग्रेज़ों ने फांसी दे दिया और यह अपने लोगों में एक लोकनायक, एक हीरो बन गए।
तीसरा जो है बागान में स्वराज, यानी कि जो बागों में खेती करने वाले कॉन्ट्रैक्ट मजदूर थे या फिर जो मजदूर करने वाले मजदूर थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन का अपने स्तर पर जो है अर्थ निकाला। कैसे? महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी अलग समझ थी। असम के बागानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब यह था कि उन चार दीवारियों से जब चाहे आ जा सकते हैं जिनसे उनको बंद करके रखा गया है। उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वे अपने गांव से संपर्क रख पाएँ। तो जो बागानों में खेती करने वाले मजदूर थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन का कुछ अन्य ही अर्थ निकाला। असम के बागों में चाय की खेती करने वाले जो मजदूर होते थे, उन्होंने असहयोग का मतलब ये निकाला कि हम इस चार दीवारी में जो बंद हैं, इससे हम बाहर जा सकें, अपने परिवार अपने गांव से मिल सकें। इन्होंने इसका मतलब ये निकाल लिया। सन 1859 के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं थी। यह इजाज़त उन्हें विरले ही कभी कभार मिलती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। उनको लगता था कि गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब तो हर एक गांव में जो है ज़मीन मिल जाएगी, तो हर एक किसान को गांव में ज़मीन मिल जाएगी, उनका सोचना ये था। तो इन्होंने जो अधिकारी थे उनके जो है बातों को अवहेलना करने लगे, उनके काम को न मानने लगे। और लेकिन जब वे वहाँ से निकले, उन्होंने बाउंड्री को पार किया और अपने घर की तरफ चल दिए, लेकिन अपने मंजिल पर कभी वो पहुँच नहीं पाए, क्योंकि असहयोग आंदोलन के अंतर्गत रेलवे और स्टीमर की हड़ताल चल रही थी, जिसके कारण से वे रास्ते में ही फंस गए और उनको जो है पुलिस ने पकड़ लिया और उन्हें बुरी तरह से पीटा और फिर से जो है बागानों में ढकेल दिया। तो यहाँ पर जो है बागान में खेती करने वाले जो मजदूर थे, उनके लिए असहयोग का अर्थ कुछ अन्य ही निकल गया। अब देखते हैं कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति कैसे होती है। तो फरवरी महीना सन 1922 में महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि चौरी चौरा में हिंसक घटना हो गई। अब देखते हैं कि चौरी चौरा जो गोरखपुर में पड़ता है, वहाँ पर जो है कैसी हिंसक घटना होती है जिससे कि गांधी जी को यह आंदोलन वापस लेना पड़ता है। 5 फरवरी सन 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस की निर्दयता से किसान हिंसक हो उठे। ठीक है, यानी पुलिस की निर्दयता से किसान हिंसक उठे, क्योंकि वहाँ पर जो है कुछ लोग जो है कुछ भीड़ जो है शांतिपूर्वक जुलूस निकाल रही थी असहयोग आंदोलन के अंतर्गत, परंतु पुलिस ने उनके साथ निर्दयता किया, उन्हें मारा पीटा, जिसके कारण से जो वहाँ के किसान थे वह हिंसक हो गए। उन्होंने पुलिस की गोलियों का बदला लेते हुए थानेदार सहित 21 सिपाहियों को बलपूर्वक थाने में बंद करके उसमें आग लगा दी, जिससे वे सभी मृत्यु का शिकार हो गए। यह घटना चौरी चौरा कांड के नाम से जानी जाती है। इस घटना से गांधी जी को अत्यधिक दुख हुआ, क्योंकि यह घटना असहयोग आंदोलन के मूलाधार अहिंसा के सिद्धांत की सर्वथा प्रतिकूल थी। इसलिए आंदोलन को हिंसात्मक होते देख गांधी जी ने 12 फरवरी सन 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, पूरी तरह से बंद कर दिया। तो चौरी चौरा जो कांड होता है वह 5 फरवरी को कुछ किसान शांतिपूर्वक जुलूस निकाल रहे थे, तो वहाँ के जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने उनको तंग किया, गोलीबारी की, जिससे वहाँ किसान जो है गुस्सा हो गए और एक थानेदार सहित जो है 21 सिपाहियों को उन्होंने जेल में बंद किया और उस जेल को आग के हवाले कर दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। गांधी ने देखा कि असहयोग आंदोलन में अब हिंसा होने लगी है, जिससे वह आहत होकर के इस आंदोलन को बंद करने का फैसला करते हैं। और 7 दिन के बाद 5 फरवरी के बाद 7 दिन के बाद 12 फरवरी को सन 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है, पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। और आपसे एक अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को देखते बहुत ज़्यादा हैं, परंतु आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको जितने भी हम टॉपिक पढ़ाएँ, चाहे वो तैयारी को लेकर हो, चाहे आपको हाई स्कूल या इंटर के लिए हो, वो सभी आपको समय पर मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।